नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नज़र आती है। निफ्टी 17,000 के नीचे क्लोज हुआ है। 1.53% की गिरावट फ्राइडे को ही है। वीकली हाई और लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट का डिफरेंस है और लो लेवल से कुछ खास रिकवरी नज़र नहीं आती है। मार्केट अपने लोवेस्ट पॉइंट पे क्लोज होता हुआ नज़र आया। इस हफ्ते 3.54% की गिरावट देखने को मिली, जिसका मेन रीजन है FIIs कंटिन्यूअसली सेलिंग करते जा रहे हैं और इंडेक्स हैवी वेट्स में सेलिंग कर रहे हैं, जैसे कि HDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया। तो ऐसे इंडेक्स हैवी वेट्स में सेलिंग कर रहे हैं तो निफ्टी पर प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। DIIs बाइंग कर रहे हैं लेकिन इतनी बाइंग नहीं कर पा रहे हैं कि FIIs की सेलिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाए। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्रूड ऑयल में हमें क्रैश देखने को मिला। उसके बाद हमें प्राइसेस फिलहाल के लिए स्टेबल होते हुए नजर आए हैं, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के करीब ही नजर आते हैं। 5,600 का जो लेवल है पहले सपोर्ट था, फिर ये लेवल टूट गया, तो फिलहाल यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो चांसेस ये हैं कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा वीक रह सकता है या फिर नीचे के साइड रह सकता है। ज़्यादा गिरावट नहीं होगी तो तेज़ी के चांसेस फिलहाल के हिसाब से तो कम नजर आते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन मार्केट को फिलहाल उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, जैसे कि एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, पिडिलाइट इंडस्ट्री है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका मेन रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है। तो ऐसी कंपनीज के मार्जिन्स आपको आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में बेटर होते हुए नजर आएंगे, तो उन कंपनीज पर आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के प्राइस में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसके कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मार्जिन पर इंपैक्ट हुआ, जैसे कि IGL, MGL, गुजरात गैस, इनके मार्जिन पर इंपैक्ट हुआ। स्टॉक प्राइसेस आपको नीचे आते हुए नजर आए। 20-25% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन सिचुएशन अभी बेटर होती हुई नजर आती है। नेचुरल गैस के प्राइस में आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और फिलहाल जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी आपको नेचुरल गैस वीक ही नजर आता है। 300 का लेवल बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस की तरह नजर आ रहा है और ये जो 280 का जोन है ये मल्टी मंथ का सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो और भी ज्यादा गिरावट आपको नेचुरल गैस में दिखाई पड़ सकती है, जो कि IGL, MGL, गुजरात गैस जैसी कंपनीज के लिए अच्छी बात हो जाएगी। उनके प्राइसेस आपको पिछले कुछ दिनों में थोड़े से स्टेबल होते हुए भी नजर आए हैं। अभी सेंटीमेंट खराब है, इसलिए तेजी आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन नेचुरल गैस का प्राइस अगर और नीचे जाता है तो ये कंपनीज पर आप फोकस कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड आपको ओवरऑल साइडवेज नजर आता है। पिछले 6 महीने से आपको कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला, एक जोन में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस के करीब जा रहा है। शॉर्ट टर्म की बारे में बात करें तो ट्रेंड आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेजिस्टेंस जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। अगर ये जोन टूटता है तो गोल्ड में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी गोल्ड में तेजी कब आएगी? जब इक्विटी में गिरावट आती है। जनरली दोनों उल्टे ही चलते हैं। तो गोल्ड अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो साथ ही साथ आपको इक्विटी सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आएगा। इक्विटी में और भी ज्यादा गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है, तो इस पॉइंट पर फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। US डॉलर वर्सेस INR के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डॉलर में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। डॉलर कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आया। रुपये में वीकनेस आई है, ये हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। ये दर्शाता है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर US डॉलर को खरीद रहे हैं, इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर पता चलता है। फिलहाल एक आशा की किरण नजर आती है कि 3 दिनों का जो प्राइस एक्शन हुआ है वो रुपये के लिए पॉजिटिव हुआ है और डॉलर के लिए नेगेटिव होता है। डॉलर में आप देख पाएंगे तेजी आई, फिर थोड़ी सी वीकनेस आई और आज भी आप देख पाएंगे वीकनेस देखने को मिली। अगर ये लेवल टूट जाता है तो और गिरावट आपको डॉलर में दिखाई पड़ सकती है और रुपये वापस आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अभी ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तो ट्रेंड ओवरऑल अपवर्ड ही चल रहा है। ये तो एक आशा की किरण है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट डॉलर में आएगी तो रुपये अपना स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, जो कि हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगले हफ्ते क्या होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मंडे को श्रीराम प्रॉपर्टीज का IPO लिस्ट होने वाला है। वी गार्ड की बोर्ड मीटिंग है फॉर प्रपोजल फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के बारे में वो बात करने वाले हैं। चाइना का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो भी मंडे को ही आएगा। मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक्स अभी यही कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और अपने इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ा देंगे। तो चाइना का डिसीजन क्या आता है, ये एक इंपॉर्टेंट है।
ट्यूसडे को CMS इन्फो सिस्टम का IPO ओपन होने वाला है, मैप माई इंडिया का IPO लिस्ट होने वाला है और येस बैंक बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं फॉर रेजिंग फंड्स, शेयर होल्डर्स का वो अप्रूवल मांगने वाले हैं। तो ट्यूसडे को कोई खास ऐसा पॉइंट नहीं है कि पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर पाए। वेडनेसडे को भी मेट्रो ब्रांड्स का IPO लिस्ट होने वाला है और दीपक नाइट्रेट की बोर्ड मीटिंग है टू कंसीडर फंड रेजिंग ऑप्शंस। थर्सडे को भी मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज का IPO लिस्ट होने वाला है। फ्राइडे को डेटा पैटर्न्स का IPO लिस्ट होने वाला है और जापान का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ओवरऑल मार्केट पर एक थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकता है। तो चाइना का डिसीजन क्या आता है इंटरेस्ट रेट के मामले में और जापान का इन्फ्लेशन क्या आता है, ये ओवरऑल मार्केट को इंपैक्ट करेगा। बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंडिविजुअल शेयर से रिलेटेड है और मेजोरिटी ऑफ दो IPO के बारे में ही पता चलता है कि IPO लिस्ट होगा या फिर नया IPO ओपन होने वाला है। तो अगले हफ्ते कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं है जिससे कोई ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा चेंज होता हुआ नजर आए। टेक्निकली बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में आपको ओवरऑल वीकनेस नज़र आती है। आप ट्रेंड देख पाएंगे अभी फिलहाल यहाँ पर हायर हाई और हायर लो नहीं, लोअर हाई और लोअर लो बनते हुए नजर आते हैं। ट्रेंड अभी आपको रिवर्स होता हुआ नजर आया। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर वीकनेस नजर आती है और एक चैनल में निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर गिरावट के चांसेस ओवरऑल ज़्यादा नजर आते हैं और फिलहाल यहाँ पर हम देख पाएंगे फ्राइडे को भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। 17,000 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया, लेकिन एकदम डिसाइसिवली नहीं तोड़ा है, 15 पॉइंट से ही हमें टूटता हुआ नजर आया है। अब मंडे का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेम गिरावट आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है तो और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है निफ्टी। हमने डिस्कस भी किया था कि 16,200 का लेवल, ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह आपको नजर आ सकता है। ये एक पोटेंशियल लेवल है जहां पर निफ्टी इजीली पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। डेली RSI में वीकनेस है, 38 का डेली RSI है, ये पहले भी वीक हो चुका था, ज़्यादा रिकवरी नहीं आई, वापस वीक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वीकनेस की जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर जो ओवरऑल ट्रेंड है अब तक तो बुलिश ही नजर आता है। 20 वीक्स का मूविंग एवरेज तोड़ दिया है और फिलहाल यहाँ पर जो कैंडल आपको नजर आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिली। जहाँ पर ओपन हुआ उसी के आसपास हाई बन गया, कंटिन्यूसली गिरावट हुई, जहाँ पर लो बना उसी के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। वीकली RSI के बारे में बात करें तो वीकली RSI 50.87 है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पर आपको RSI में थोड़ी सी शांति देखने को मिल रही है। अप्रॉक्सीमेटली ये 40-45 के आसपास आ सकता है। तो और 5% का करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो 16,000 के आसपास नज़र आता है। तो 16,000, 16,200 ये सारे जोन हैं जो कि एक पोटेंशियल सपोर्ट की तरह नजर आएंगे। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, एकदम होलिस्टिक व्यू देख लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर भी हमें मंथली कैंडल्स में स्लाइटली वीकनेस ही नजर आती है। ऊपर के लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। मंथली RSI फिलहाल 72 चल रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी 79-80 के आसपास पहुंच गया था, फ्रॉथ बहुत बढ़ गया था, तो गिरावट के साथ आपको ये कम होता हुआ नजर आता है। तो निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए वीक बायस थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। 17,500, 600 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अभी तक मेरे हिसाब से ये जो 17,000 का लेवल है मैं इसे डिसाइसिवली तोड़ना नहीं कहूँगा। अगर कल मंडे को ये टूट जाता है तो क्या हम मान सकते हैं कि अभी 17,000 का लेवल टूट गया, क्योंकि पहले भी आप देख पाएंगे 17,000 एक बार टूटा था, 16,910 या 912 पे क्लोजिंग आई थी, उसके बाद वापस रिकवरी देखने को मिली और फिलहाल के लिए जो ऑप्शंस डेटा है वो भी काफ़ी ओवरसोल्ड है। अगर यहाँ पर कल कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है तो वापस यही रेंज में मार्केट आपको ट्रेड होती हुई नजर आ सकती है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सेम गिरावट कंटिन्यू रहती है तो रेंज वापस बदल जाएगी और 17,000 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और 16,200 के आसपास एक सपोर्ट बन जाएगा। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे वही चैनल हमें चलता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आपको गिरावट वाला चैनल कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है, लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी मिड कैप में कंपैरेटिवली वीकनेस कम है। इसका जो सपोर्ट है आप देख पाएंगे 29,000 के आसपास का सपोर्ट है। ये सपोर्ट अभी तक नहीं टूटा है, जबकि निफ्टी में सेम चार्ट अगर आप देखेंगे तो वो 17,200 का लेवल था, वो कब का टूट चुका था।
पहले ही हमें वो टूटता हुआ नजर आया था, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन आपको दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आप परसेंटेज वाइज कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स मिड कैप में ज़्यादा गिरावट होगी, लेकिन परसेंटेज वाइज हमें कंपेयर नहीं करना है क्योंकि मिड कैप में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो चार्ट वाइज आप देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रकार से आपको ऊपर नीचे होते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पर सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये जो पहला सपोर्ट है अभी तक मिड कैप में टूटता हुआ नजर नहीं आया, जबकि सेम सपोर्ट निफ्टी के लिए 17,200 का लेवल था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20-25 दिन पहले ही आपको टूटता हुआ नजर आया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 20 वीक्स का मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए तो हमें इंटैक्ट नजर आता है, लेकिन ये वीक की कैंडल बहुत ही ज़्यादा वीक देखने को मिली है। चांसेस हैं कि हमें ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आ सकता है, एटलीस्ट हमें ये नीचे जाता हुआ नजर आएगा। बाद में रिकवरी आए ना आए वो तो हमें सेंटीमेंट कैसा है वेडनेसडे थर्सडे को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चल सकता है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे आपको सेलिंग प्रेशर ही ज़्यादा देखने को मिलता है। एक चैनल में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है, हालांकि यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश हुई थी लेकिन वापस सेंटीमेंट खराब है इसलिए गिरावट ही देखने को मिली। यहाँ पर भी इसका जो सपोर्ट बनकर आता है 10,500 का जो लेवल है वो अभी भी हमें इंटैक्ट नजर आता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको निफ्टी मिड कैप में है, उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप और उसके बाद निफ्टी 50 में स्ट्रेंथ नजर आती है। ट्रेंड वीक चल रहा है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हम स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इस ऑर्डर में हमें फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है हमें इंटैक्ट नजर आता है। चांसेस हैं कि सेंटीमेंट खराब है तो ये लेवल टूट सकता है, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे के हिसाब से सेंटीमेंट चेंज भी हो सकता है। तो ओवरऑल फिलहाल के लिए तो सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ऑलरेडी एक अच्छे खासे लेवल पर आ चुके हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है। सबसे पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, 3,55,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 35 का पीई रेशियो है, 1793 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 3.5% नीचे है। पीई रेशियो 35 है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक में पीबी रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यूएशन है आपको ओवरऑल प्रीमियम नजर आएगा, लेकिन अपने पीयर्स के मुकाबले यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आपको नजर आते हैं, कुछ अलग पॉइंट्स भी आपको नजर आते हैं। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो दूसरे सारी कंपनीज हैं, इंश्योरेंस का बिजनेस है, एएमसी का बिजनेस है, अलग से लिस्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रीमियम वैल्यूएशन आपको कई सालों से जस्टिफाइड होता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू बहुत ऊपर गया है, प्रॉफिट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। एक ग्रोथ वाली कंपनी है और स्टेबल तरीके से कंपनी आपको ग्रो होती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहा है। 22 प्लस के लेवल से फिलहाल ये 1800 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। फिलहाल स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन भी दिया है, 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लेवल भी हमें टूटता हुआ नजर आया और 3.5% की गिरावट के साथ टूटा है, तो आपको डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आया है। डेली आरएसआई 32 चल रही है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस चल रही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नज़र आता है जब भी स्टॉक में गिरावट हुई तो इसका जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है एज अ सपोर्ट नज़र आता है। अगर ये लेवल टूटता है तो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि करंटली 1712 का लेवल है। वीकली आरएसआई आप देख पाएंगे 43.22 का वीकली आरएसआई है। यहाँ पर भी आपको अपने सपोर्ट की तरफ वीकली आरएसआई बढ़ता हुआ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक पर हमने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पर क्या रणनीति आप अपना सकते हैं, कैसे एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया और इस हिसाब से स्टॉक आपको अप्रॉक्सीमेटली 1700 के नीचे भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर हमने रणनीति ये बनाई थी कि इसका जो पहला सपोर्ट बनकर आता है वो 1800 के आसपास का जोन है, जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास का जोन है। ये जोन है एक अच्छा सपोर्ट की तरह नजर आया था, पहले भी एक सपोर्ट की तरह और रेजिस्टेंस की तरह भी देखने को मिला था, उसके बाद ही ब्रेकआउट हुआ था। तो पहला एक्यूमुलेशन आप इस लेवल पे कर सकते हैं और दूसरा एक्यूमुलेशन जो है वो आप 1600 के लेवल के आसपास 1650 के आसपास करने के बारे में सोच सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, तो सेम स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए गिरावट होती है, डर लगता है, स्वाभाविक सी बात है, जब सेंटीमेंट खराब होता है, स्टॉक्स नीचे आते हैं तो डर तो लगता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, कंपनी पर विश्वास है, तो ये मौके हैं आपके लिए। अभी कोटक महिंद्रा बैंक ऐसे जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बैंक है, वहां पर अगर हम निवेश करने में डर जाएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। थोड़े जो बड़ी कंपनीज है वहां पर तो थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अपनी एसआईपी को तो बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है और कुछ अच्छे स्टॉक्स में आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करने के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ।
नेक्स्ट स्टॉक है एबॉट इंडिया, 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 53 का पीई रेशियो है, 18,104 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 2% नीचे है। फाइनेंशियल ट्रेंड इसका भी बहुत अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको कंटिन्यूअसली ग्रो होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 24,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हुई है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 18,000 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई बहुत वीक है, 30 का आरएसआई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जब भी गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट देखने को मिलता है। बाय चांस वो लेवल टूट जाता है तो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ सालों से वो मूविंग एवरेज को भी ये स्टॉक टच नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से ही आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 2018 के बाद कभी भी इसने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को ट्रेड नहीं किया है। तो स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है बहुत बुलिश चल रहा है क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है। वीकली आरएसआई 42 के आसपास ऑलरेडी आ गई है, एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें हो चुका है, सपोर्ट के आसपास ये आ चुका है। ये स्टॉक हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है, एक्यूमुलेशन के बारे में सोचा जा सकता है। हमने तकरीबन 18,500 या फिर 19,000 के आसपास इसके बारे में बात की थी, तो 18,000 का लेवल एक अच्छा है, यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ये सब डिस्कस किया था। तो फिलहाल ये स्टॉक आपको 18,000 के लेवल पर दिखाई पड़ता है और जनरली ये स्टॉक कुछ इसी प्रकार से मूव करता है। आप देख पाएंगे जब तेज़ी आ रही थी, बहुत अच्छी तेज़ी आ रही थी, स्टॉक ऊपर जा रहा था, और जब गिरावट आ रही है तो कोई बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ, बहुत बड़े कैंडल्स के साथ गिरावट नहीं हो रही है, क्रैश नहीं हो रहा है, आपको ये धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे आता हुआ नजर आया। नवंबर में आप देखिए कितने छोटे कैंडल्स के साथ स्टॉक आपको ये नीचे आता हुआ नजर आता है। एबॉट इंडिया में कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट हमेशा होता है। हमने पहले इसे डिस्कस किया था, जब सारे फार्मा के शेयर्स ऊपर जा रहे थे तब ये शेयर हमें कैसा था तो नीचे आ रहा था। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई ये कंपनी अच्छी है, इसका भले ही कोविड से रिलेटेड ज़्यादा कामकाज नहीं चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 14,000, 15,000, 15,500 के जोन में कई बार खरीदा, तो धीरे धीरे ये ऊपर गया था। ये स्टॉक का मूवमेंट ही कुछ इस प्रकार का है। तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, अच्छे रिटर्न्स आए हैं, फिर से एक अच्छा मौका आ चुका है, ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं, इसे आप एनालाइज कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे चाहे तो एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है इन्फोएज, नौकरी.com, 69,000 करोड़ की मार्केट कैप, 54.14 का लास्ट रेट प्राइस है, 1.7% की गिरावट दिखाई पड़ती है। 8.2 का पीई रेशियो है। एक्चुअली इसका पीई रेशियो इतना सस्ता नहीं है, लेकिन जोमेटो में जो इन्वेस्टमेंट किया था अभी वो कंसिडर करना पड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। कुछ इन्होंने स्टेक सेल किया था, वो भी एक वन टाइम प्रॉफिट की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इनका जो अर्निंग पर शेयर है बहुत बढ़ गया। तो यहाँ पर पी रेशियो सस्ता होता हुआ नजर आया, लेकिन ये हर बार नहीं होने वाला है। वन टाइम प्रॉफिट की वजह से इतना इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है, लेकिन 2020 में रेवेन्यू भी नीचे गया था और प्रॉफिट तो भूल जाइए, कंपनी को लॉस करना पड़ा था। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 7,500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट नज़र आती है और फिलहाल ये स्टॉक 5,500 के भी नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। 5,400 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 33 चल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत वीकनेस नज़र आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट के हिसाब से इसका जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है। जब भी गिरावट हुई है 2017 के बाद आपको इसी लेवल पर सपोर्ट नज़र आता है। एक एक्सेप्शन है, कोविड क्रैश में और नीचे गया था, लेकिन हमेशा ये 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है। वीकली आरएसआई 43.64 चल रहा है, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी एक अच्छा खासा सपोर्ट आ चुका है। 40 के आसपास ये वीकली आरएसआई आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। पहले भी यहाँ पर 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट देखने को मिला और चार्ट पर हमने पहले भी इंडिविजुअल स्टॉक बेसिस पे भी हमने इसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5,500 का लेवल पहले एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट के बाद अच्छी तेजी आई, तो यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट आप इस लेवल पे करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये लेवल हमें डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आता है, मेरा मानना है अभी तक ये डिसाइसिवली नहीं टूटा है, यहाँ पर आपको कोई बड़ी गिरावट देखने को अभी तक नहीं मिली है, तो मैं अभी तक ये नहीं मानूंगा कि 5,500 का जो सपोर्ट था वो डिसाइसिवली टूट चुका है। अगर ऐसा टूट भी जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है जिस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं वो सपोर्ट 5,000 के आसपास है। 5,000 इसीलिए क्योंकि वो भी एक राउंड ऑफ लेवल तो है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी देखने को मिला था, फिर शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ था, फिर यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद वापस आपको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर
नज़र आया तो ये 5000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है। तो ये तीनों स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं, इनकी जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स ग्रोथ है ये आपको स्टेबल नजर आती है। सेंटीमेंट खराब होता है, ये स्टॉक मार्केट है, गिरावट होती है, लेकिन ऐसे टाइम पे जो रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो गिरावट से डरते नहीं है, जिनका विजन एटलीस्ट 5 साल का है, ऐसी अच्छी कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती है, 6 महीने में आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसे टाइम पे आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ये तो हमने 3 स्टॉक के बारे में बात की, बाकी बहुत से स्टॉक हैं जो कि अच्छे लेवल पर आ चुके हैं, जो कि हम रोज डेली बेसिस पे एक आध 2 वीडियो हम इंडिविजुअल स्टॉक पे बनाते हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लेने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।